हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आपका परीक्षा नज़दीक है और इन सब बातों को देखकर हमें पूछना पड़ता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। आज 12वां क्लास है धातु अधातु चैप्टर का और अंतिम क्लास है ये। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रश्नों का क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। आइए देखें, आज के क्लास का पहला जो टॉपिक है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, धातु का संक्षारण, कोरोजियन ऑफ मेटल। देखिए, धातु बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हम मानवों के लिए। हम लोग धातु के बिना जी नहीं सकते हैं। आज भौतिक सुख का दौर चला है और उस स्थिति में धातु के बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए धातुओं की महत्ता के विषय में पढ़ना और जानकारी रखना, उसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना बिल्कुल ही आवश्यक है। आइए कि सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि संक्षारण का मतलब क्या है। संक्षारण का मतलब क्या है? संक्षारण का मतलब होता है क्षय होना, डीके, नाश होना। तो आइए हम लोग टू द पॉइंट पर कि धातु की सतह पर कोई भी धातु है तो वो कहां रहता है? वातावरण में। तो वातावरण के ऑक्सीजन, वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्या होता है? क्षय होता है, धातु का नाश होता है। और धातु का क्षय होना ही क्या कहलाता है? धातु का संक्षारण कहलाता है। हम लोगों के लिए यह प्रश्न दैनिक जीवन, अपना जिंदगी जो हम लोग जीते हैं और जिस साधन से जीते हैं वो संसाधन है और संसाधन से जुड़ी हुई ये प्रश्न है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी जानकारी रखना। कोई भी धातु हम लोग, कोई भी मेटल्स खरीदते हैं, गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर देते हैं। जानकारी के अभाव में वो धीरे धीरे क्षय हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि धातु की सतह पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु का क्षय होना धातु का संक्षारण कहलाता है। एक बिल्कुल कॉमन उदाहरण दे रहे हैं, कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लोहे में जंग लगना। देखे होंगे कि बिल्कुल आसान उदाहरण है जो आपको दिखता भी है ना। तो लोहा में जंग लगता है और जंग लगना भी धातु का संक्षारण है। आइए आगे देखें कि हम लोगों ने अभी पढ़ा धातु का संक्षारण। संक्षारण से अभिप्राय है धातु का नाश होना, धातु का क्षय होना, धातु का माने डीके ऑफ मेटल्स। तो चूंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, कीमती है, प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, हम लोग जैसे तैसे अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो आने वाला भविष्य में हमें क्या होगा? इसकी कमी महसूस होगी। इन सब चीजों से बचने के लिए कि धातु के संक्षारण रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रश्न है।
बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसका आंसर की तरफ चलते हैं कि धातु के संक्षारण रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग क्या क्या करेंगे जो कि धातु का क्षय नहीं हो, नाश नहीं हो, अगर हो भी तो बहुत कम मात्रा में, और उसका हम लोग लास्टिंग बहुत अच्छा से हो, बहुत दिन तक उसका हम उपयोग करें। और उससे क्या होगा, 2-3 फायदे हैं। सबसे पहला तो जो सीमित संसाधन है उसकी कमी हमें नहीं होगी। दूसरा कि जो हमारी गाढ़ी कमाई के द्वारा हमने उसको खरीदा, उसका उपयोग बुद्धिमता पूर्वक विवेकपूर्ण तरीके से कर पाएंगे, है ना। इसके बाद आने वाला पीढ़ी, आने वाला जो भविष्य हमारा है, उनके सामने भी संसाधन की कमी उपलब्ध ना हो, कमी उन्हें महसूस ना हो। आइए पहला जो इसका उपाय है कि धातु की सतह पर, ध्यान दीजिएगा कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, पहला जो है क्या है कि धातु की सतह पर लेप अगर हम लोग चढ़ा देंगे तो उसका संक्षारण नहीं होगा। क्या लेप चढ़ाएंगे, तो आप इसमें ग्रीज और या वार्निश का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसका लेप धातु पर अगर चढ़ा देंगे तो इसका संक्षारण नहीं होगा, चूंकि वो वातावरण के ऑक्सीजन, जलवाष्प, SO2, CO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब के संपर्क में नहीं आएगा और उसका संक्षारण नहीं होगा। दूसरा है कि रंगाई के द्वारा, दूसरा जो पॉइंट है, रंगाई के द्वारा पेंट कर देते हैं हम लोग, है ना। घर में भी अगर लोहा का दरवाजा है, खिड़की है, या लोहे की बनी कोई और वस्तु है, इसके अलावे कुर्सी, टेबल, मेज, है ना, जो भी उपस्कर है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ताकि वातावरण के ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, इन सब से संपर्क नहीं हो और उसका संक्षारण क्या हो, कम हो या नहीं हो, धातु हमारा सुरक्षित रहे। तीसरा जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जस्तीकरण के द्वारा, अंग्रेजी में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, तो क्या किया जाता है कि जस्ता के सॉल्यूशन में, जस्ता के घोल में किसी धातु को डुबा दिया जाता है। डुबाने से क्या होता है कि जस्ता पर जो है क्या होता है, धातु पर जस्ता का लेप चढ़ जाता है, जिससे धातु का संक्षारण नहीं होता है। अगला है, चौथा जो है वो है विद्युत लेपन द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किसी धातु पर किसी अन्य धातु की लेप चढ़ा दी जाती है। किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा, और उससे भी क्या होता है कि संक्षारण रुक जाता है, धातु का क्षय नहीं होता है। इन सब 4 विधियों के द्वारा, इसके अलावे भी है कि धातु को मिश्र धातु में बदल देते हैं, एलॉय में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, धातु का संक्षारण नहीं होता है। तो ये जो विधि हम लोगों ने देखा कि धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर, रंगाई द्वारा, जस्तीकरण या अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा, है ना, ये सब उपाय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, धातु का संक्षारण रोकते हैं, धातु का नाश को रोकते हैं। आइए अगला प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मिश्र धातु क्या है।
एलॉय क्या है ना, कि मिश्र धातु क्या है। आइए देखें कि दो या दो से अधिक धातुओं, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। आइए, क्या हम लोग ने देखा कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिला दिया या एक धातु और एक अधातु को मिला दिया, है ना। तो उस स्थिति में जो समांग मिश्रण प्राप्त होता है वो मिश्र धातु कहलाता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांग मिश्रण, एक विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण में क्या होता है कि जो मिश्रण के अवयव हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या क्या से मिलकर के बना है। और विसमांग मिश्रण में क्या होता है कि उसके जो रवे हैं अवयव के वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आप विसमांग की बात करेंगे, नमक और बालू को मिला दीजिए, बालू और पानी को मिला दीजिए, ये जो मिश्रण होता है विसमांग मिश्रण है। ये कौन सा मिश्रण है? जैसे मिश्रण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक है, क्योंकि समांग शब्द आया है इसलिए हमको लिखना बताना पड़ रहा है, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण, है ना। विसमांग मिश्रण। अब समांग मिश्रण की अगर बात करते हैं, हम यहां उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जैसे चीनी और पानी को मिला दीजिए तो इसका भी तो एक मिश्रण होगा। ये पता नहीं चलता है कि पानी और चीनी है मिला हुआ, चीनी के जो रवे होते हैं वो पानी में बिल्कुल क्या होता है, घुल जाता है, और इस तरह के मिश्रण को हम लोग समांग मिश्रण कहते हैं। जबकि विसमांग मिश्रण में क्या होता है कि जैसे बालू और पानी का जो मिश्रण है ये आपका क्या है, विसमांग मिश्रण है। बालू जो है पानी में हम लोग देखते हैं तो दिख भी जाता है, छूते हैं तो बालू के कण जो है, बालू का रवा जो है वो छुआ भी जाता है। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है वो विसमांग मिश्रण है। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो समांग मिश्रण है कि एक दूसरे में खूब अच्छे तरीके से वो क्या होता है, घुल जाता है, मिल जाता है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु एवं एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब जैसे इसका उदाहरण एक दिए हैं, पीतल, ब्रास। घर में पीतल का बर्तन होगा और बहुत सारा उपयोग है, हम लोग बात करेंगे उस पर अभी तुरंत। तो ये जो पीतल है ये दो धातुओं से मिलकर के बना है, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता, है ना। इसमें कॉपर 80% होता है और जिंक जो है वो 20% होता है। और इस रेशियो से अगर मिला दिया जाता है, अगर क्या हो गया भाई, इसको जब 20% है मिला देते हैं तो मिलाने के बाद क्या बनता है, पीतल बनता है। काटो वीडियो। अब देखिए कि मिश्र धातु के गुणों को, गुण क्या क्या हैं। तो मिश्र धातु के गुण निम्नलिखित हैं कि ये अपने, पहला जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं। अभी हम लोग पीतल के बारे में पढ़ रहा था। पीतल किसका बना होता है, तो कॉपर और जिंक। अब देखिए कि ये कॉपर और जिंक इसका अवयव हुआ और बना है क्या, पीतल। तो ये अपने अवयवों से अधिक कठोर होते हैं।
यानी कॉपर और जिंक से अधिक कठोर कौन होता है? पीतल होता है। ये संक्षारण अवरोधक होते हैं, यानी जो भी मिश्र धातु है उसको रंगने की आवश्यकता नहीं है, उसका जस्तीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही विद्युत लेपन या पेंट करने का जरूरत है, क्योंकि ये क्या होते हैं? संक्षारण अवरोधक होते हैं। इनके द्रव्यनांक एवं इनकी विद्युत चालकता उनके अवयवों की अपेक्षा कम होती है। कहने का मतलब हुआ कॉपर के द्रव्यनांक से पीतल का द्रव्यनांक कम होगा, जिंक के द्रव्यनांक से पीतल का द्रव्यनांक कम होगा, और विद्युत चालकता भी कॉपर और जिंक के अपेक्षा पीतल का विद्युत चालकता भी कम होगी। अब आइए चौथा पॉइंट है कि इनकी गुणवत्ता इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है। इनका जो गुणवत्ता है वो क्या होता है कि इनके अवयवों की तुलना में बढ़ जाती है, यानी कॉपर और जिंक से अधिक गुण वाला कौन हो जाता है? इसका मिश्र धातु पीतल। आगे देखें कि स्टेनलेस इस्पात क्या है। पता नहीं नाम इस्पात का सुने हैं, स्टेनलेस इस्पात क्या है ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन आप लोग देखे जरूर होंगे, उसका इस्तेमाल जरूर किए होंगे। स्टेनलेस इस्पात कहते हैं स्टील को, और स्टील का बर्तन घर में बहुत सारा है, लोटा, ग्लास, थाली, प्लेट, है ना, बहुत सारा बर्तन है। सारा बर्तन, मैक्सिमम बर्तन जो घर में आज के डेट में है वो स्टील का ही है। आज स्टील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक मिश्र धातु है, किसका किसका? Fe, निकेल Ni और क्रोमियम Cr, इसका ये मिश्र धातु है स्टील। स्टील का घर में बर्तन होगा, है ना। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद रख सकते हैं कि लोहा, निकेल और क्रोमियम मिलाकर के जो मिश्र धातु बनती है वह क्या कहलाती है? स्टील कहलाता है ना। लोहा, निकेल और क्रोमियम से बनी मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील कहलाती है। स्टेनलेस इस्पात या स्टेनलेस स्टील काफी कठोर एवं जंग नहीं लगने वाला मिश्र धातु है। आपके घर में भी बर्तन है, ग्लास में पानी पीते हैं, कटोरी, प्लेट जो भी है सबका इस्तेमाल करते हैं, देखे होंगे काफी कठोर और जंग नहीं लगने वाला, बहुत अधिक दिन तक टिकाऊ रहने वाला मिश्र धातु है स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस स्टील या सिर्फ स्टील कहिए। आगे है कि सोना की मिश्र धातु गोल्ड। शुद्ध सोना हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, आभूषण उससे नहीं बनता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोना की शुद्धता मापी जाती है कैरेट में, और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब है कि शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बनता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, और अत्यधिक मुलायम होने के कारण शुद्ध सोना से क्या होता है? आभूषण का निर्माण, उपयोगी पदार्थ का निर्माण संभव नहीं है। तो क्या संभव है? तो आभूषणों के निर्माण के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त होता है। अब आपसे पूछेगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपको जवाब देना है 24 कैरेट का होता है। आभूषणों का निर्माण जो होता है, ज्वेलरी, जो ज्वेलर बनता है ना, गहना जिसको बोलते हैं, वो कितने कैरेट का होता है? तो वो 22 कैरेट का होता है। अब है कि 22 कैरेट क्या है? 22 कैरेट किसको कहते हैं? 22 कैरेट का अर्थ क्या है? हमने स्पष्ट लिख दिया कि 22 कैरेट सोना का जो अर्थ है कि इसमें 22 भाग सोना मिलाया जाता है, और 2 भाग सिल्वर या तांबा, 2 भाग चांदी या
कॉपर मिलाया जाता है और मिला करके 22 कैरेट सोना तैयार किया जाता है ना। और उसके बाद उसका इस्तेमाल आभूषणों के निर्माण में, गहना बनाने में किया जाता है। कारण ये थोड़ा कठोर हो जाता है और तब इससे जो है इसका उपयोग आभूषण बनाने में, गहना बनाने में, जेवर बनाने में किया जाता है। आगे है कि कुछ मिश्र धातु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, कंपटीशन तक पूछता है, आपको भी परीक्षा में आपसे भी पूछेगा कि पीतल कुछ मिश्र धातु है, उसका कंपोनेंट यानी अवयव क्या क्या है, कितने % उसमें मिला होता है और फिर उसका उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले पीतल, ब्रास है ना, ये देखिए, ये इसका बनावट है कॉपर 80% और जिंक 20%। कहने का मतलब अगर 100 ग्राम पीतल बनाया हुआ है तो उसमें 80 ग्राम तांबा है और 20 ग्राम जिंक मिला हुआ है। अब इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, तो बर्तन बनाने में, बंदूक की नलियां बनाने में, कारतूस यानी गोली जिसको बोलते हैं, कारतूस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है कांस्य, ब्रॉन्ज, बोलचाल की भाषा में कांसा भी कहते हैं। ये मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बना है, तो कॉपर 90% और 3 SN 10% है। इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने में, सिक्के बनाने में, जहाज बनाने में, मशीन आदि के निर्माण में होता है। अगला है, दो और है, एक सोल्डर है। सोल्डर में 50% टीन होता है और 50% लीड होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो धातुओं को जोड़ने में या विद्युत तारों को सोल्डिंग करने में, जोड़ने में किया जाता है। ड्यूरालुमीन, ये देखिए एल्युमिनियम इसमें 95% होता है, कॉपर 3% होता है, मैग्नीज 1% होता है, मैग्नीशियम आधा % होता है और सिलिकॉन आधा % होता है 0.5%। ये इसका कंपोनेंट है। इस तरह से अगर इस रेशियो में मिलाया जाता है तो ड्यूरालुमीन मिश्र धातु एलॉय बनता है। इसका इस्तेमाल देखिए मुख्य रूप से वायुयान के ढांचे, रसोई घर के सामान, स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के निर्माण में किया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि धातु का संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय क्या हैं, मिश्र धातु क्या है और मिश्र धातु के गुण क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या है, सोना का मिश्र धातु किस प्रकार से बनाया जाता है ना। और कुछ मिश्र धातु टेबल के रूप में हम लोगों ने देखा और वह मिश्र धातु के कंपोनेंट, अवयव कौन कौन से हैं, कितना % मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है और फिर उस मिश्र धातु का उपयोग क्या क्या है। क्योंकि ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से बराबर पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये सब चीज आज हम लोगों ने विस्तार पूर्वक सीखा। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा परीक्षा जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होता है, इसलिए उसको तो बहुत बारीकी से देखने और समझने का जरूरत है ना। और मैं आपको पुनः एक बार भरोसा दिलाता हूं कि जो भी इस चैप्टर में पढ़ाई हुई है यहीं से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। ये मैं बार बार आपको भरोसा और विश्वास दिलाने का काम करता हूं। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।